नाज़रीन, यह है रेड लाइन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी बहस चल निकली है कि पाकिस्तान की जमहूरियत क्या पाकिस्तान को मौजूदा ख़तरात के भंवर से निकाल सकती है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम इस ज़ाविये से भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पेशावर में होने वाले हौलनाक दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पार्टियों के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें पाकिस्तान के ख़तरात को समझना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियों को ढालना चाहिए। इस प्रोग्राम में हम इन दोनों मामलात पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं करवाता हूँ। 1 मिनट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान टेरियन वाइट केस के मामले के ऊपर एक जवाब आज सबमिट उन्होंने किया है। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को उन्होंने चैलेंज किया है और कहा है कि चूँकि इमरान खान मौजूद नहीं है पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, लिहाजा उन पर ये रिट बनती ही नहीं है। वो इससे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब बरत रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस केस के अंदर उनको हाज़िरी ना देनी पड़ी। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आते हैं। हमारे पास सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वो एक सेंट्रल लीडर की हैसियत से जाने जाते हैं। सेनेट की दिफाई कमेटी को भी हेड कर रहे हैं और अभी अभी पेशावर के एक दौरे से वापस आए हैं, जहां पर हमें बताया गया कि इनको लंबी चौड़ी ब्रीफिंग भी दी गई और बताया गया कि वाक़यात क्या हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये बहस निकली हुई है। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ज़रा ये बताइएगा कि मैं अभी लिख रहा था, अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको कोट करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम न धरे, मसला पाकिस्तान के अंदर है। आज मुझे पता चला है कि बहुत तफसील से आपको बताया गया कि इस वाक़े के मुहर्रकात क्या हैं और हालात क्या हैं KPK के अंदर। तो पहले ये बताइएगा कि उन ब्रीफिंग्स के पेश नज़र जो आपको मिली और इस बयान के पस मंज़र में आप क्या हमें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है KP के अंदर? अस्सलाम वालेकुम जी तलत साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और अभी आज मैं सेनेट डिफेंस कमेटी का डेलीगेशन लेके गया जिसमें 6 सियासी जमातें, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ भी है और हिज़्ब इक़्तिदार भी, दोनों शामिल थी और 4 घंटे की मुफस्सल जामे ब्रीफिंग हमें जनरल हसन हैं, कोर कमांडर पेशावर, उन्होंने खुद दी और बड़ी तफसील से दी। फिर हम लेडी रेडिंग हॉस्पिटल भी गए, हमने इयादत की जो ज़ख्मी हैं उधर, और हमें अब काफ़ी तफसीलात से उन्होंने बयान किया कि ये इशू जो है एक किस्म का ट्रायंगल बन गया है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और साथ जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, जो एक किस्म का पोरस बॉर्डर भी है, क्योंकि जो 800-900 किलोमीटर 1200 जो खैबर पख्तूनख्वा में है, उसमें कुछ एरियाज हैं जो ऐसे हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। तो उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि एक तो पॉलिटिकल ओनरशिप लिए जाए इस इशू के ऊपर, जैसे माजी में ली गई थी स्वात के ऑपरेशन में 2009 में, 2014 में, जो इस वक्त बहुत ज़रूरत है प्रोएक्टिवली। फौज तो अपना काम करेगी काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिज्म के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो माजी में शायद फौज या ISI हैंडल कर रही थी, वो अब ज़रूरत है कि पॉलिटिकल ओनरशिप ली, चाहे रिकन्सिलिएशन का इशू हो पाकिस्तान के अंदर, चाहे अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात का हो। और उसमें ज़रूरी है कि अफगान तालिबान की जो रजीम है काबुल में, उसको इंगेज किया जाए। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ज़रा फ्लिप फ्लॉप बहुत हुए हैं, कभी हम उनके तर्जमान बन जाते हैं, कभी हम उनको धमकी भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में डिस्क्रीट डिप्लोमेसी, सफारतकारी की ज़रूरत है कि, क्योंकि जो पाकिस्तान में अमन का रास्ता काबुल के जरिए है और काबुल का बड़ा एक की रोल है, तो वो रोल अदा करना चाहिए। फिर माजी में एक पॉलिटिकल स्टीयरिंग कमेटी बनी थी सारी पार्टीज की, तो वो उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। और खास तौर पे ये भी तासुर मिला कि नेक्टा जो एक इदारा बनाया गया था 14 साल पहले, उसको नकारा किया गया है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और फाटा के हवाले से जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, उसके वादे नहीं पूरे हुए। मसलन तलत साहब, मसलन अभी मैंने देखा पिछले हफ्ते ऐलान हुआ कि 90 अरब रुपया पार्लियामेंटेरियंस के डेवलपमेंट फंड्स के लिए दिया जाएगा। मेरे ख्याल में यह फजूल खर्ची होगी। 46 अरब रुपया कॉम्पनसेशन देना है हमने वजीरिस्तान में, जो मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी से लोग बेघर हुए, उनको कॉम्पनसेशन कानूनी तौर पर देनी जरूरी है। तो वो पैसा हम जाया पार्लियामेंटेरियंस के जो डेवलपमेंट फंड्स के बजाय हम उसमें खर्च करें, उनको दें और स्टेबलाइज करें सारी सिचुएशन को। तो क्योंकि
जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी का महवर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा है, और जब तक वो मसला हल वहां नहीं होगा तो ये दहशतगर्दी फैलेगी। और कल आपने देखा कि मियां लेकिन मुशाहिद साहब, कता कलामी आपने खुद ही इस निज़ाम की वक़्त को बता दिया जिससे आप ये तवक्को कर रहे हैं कि उसने ये सारे काम करने हैं, ओनरशिप लेनी है, लीड करना है, डिस्क्रीट डिप्लोमेसी करनी है काबुल के साथ, उसने डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ को तय करना है, नेक्टा को एक्टिवेट करना है, उसने सब कुछ करना है। लेकिन आपने खुद ही कहा कि ये हुकूमत लूली लंगड़ी है, इसको गालियां और जूतियां पड़ती हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जिसको गालियां और जूतियां पड़ें, जिसकी तजलील हो, जो लूली लंगड़ी हो, वो सारे काम तो नहीं कर सकती। लेकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने लिख दिया है कि क्या आप इंतखाबात करवा सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द वे आउट, कि ये हुकूमत कर नहीं सकती आपके बयान के मुताबिक, नए इंतखाबात बीच मंझधार हो नहीं सकते ज़ाहरन, तो फिर मामला चलेगा कैसे आगे? देखिए जी, इस वक्त क्वेश्चन है कि ये दहशतगर्दी का इशू पैरामाउंट है अलॉन्ग विद इकोनॉमी। अब मैं पेशावर में जब आज गया तो लोगों ने मुझे खुद कहा, और उन्होंने तकरीर भी सुनी थी, उन्होंने कहा कि जनाब हम इधर पेशावर में मर रहे हैं और आप लोग लाहौर और इस्लामाबाद में लड़ रहे हैं सियासी तौर पर, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। तो बड़ी दुख दर्द वाली दास्तान थी। मेरे ख्याल में इट हैज टू बी अ होल ऑफ सिस्टम अप्रोच। अगर हम इत्तफाक राय कायम कर सकते हैं जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर, या जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पर के सबने वेलकम किया, या फाटेफ पर 14 कानून साजी पास कर दी, या IMF जाने पर सब इत्तफाक करते हैं, चाहे इमरान खान साहब हो या मौजूदा हुकूमत हो, तो ये जो इशू है इट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और उसके 24 करोड़ अवाम। इस पर मेरे ख्याल में होल ऑफ सिस्टम अप्रोच से पार्लियामेंट के जरिए काम किया जा सकता है अभी भी, और उसमें सारे स्टेक होल्डर को शामिल करें, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ भी है और हिज़्ब इक़्तिदार भी है। मेरे ख्याल में इट्स डूएबल, और उसमें आर्मी एज अ सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन और जुडिशरी एज अ जो इंटरप्रेट करती है लॉ, उनको भी शामिल करें, तो इट्स डूएबल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन आपके बयान के पेश नज़र हमें तो लगता है कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि इमरान खान को भी अगर आप देखें अपोजिशन के जाविये से, आज उन्होंने जो लंबी चौड़ी तकरीर की और बताया कि कैसे उन्होंने तारीख को विटनेस किया और कैसे उन्होंने वो तमाम हालात बता दिए थे जो जिसका सामना पाकिस्तान को अब है, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो ताकत में ही नहीं हूँ। तो बुनियादी तौर पर वो तमाम का तमाम मलबा आपकी हुकूमत पर डाल रहे हैं, और नंबर 2 वो किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन पर तैयार नहीं है। तो ये फिर इस बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधनी है मुशाहिद साहब? मैं समझता हूं कि इसमें रोल अदा करना पड़ेगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम एक जमहूरियत हैं, जमहूरियत में आईनी तरीके से हल होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक पार्ट ऑफ पार्लियामेंट भी है, डॉक्टर अलवी साहब, अब उनको शामिल करें। वो आगे भी उनसे हुकूमत भी इंगेज करती है, वो वैसे भी इमरान खान की पार्टी के भी हैं, और उनसे सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑल्सो, उनके थ्रू इंगेज करें। और खास तौर पर 2-3 इश्यूज हैं, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, इकोनॉमी है, इस पर तो हम कंसेंसस ले आए, और फिर आप रूल्स ऑफ द गेम की तैयारी करें आइंदा के इंतखाबात के लिए। और जाहिर है कि जो भी सियासतदान है, चाहे हुकूमत या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, वो इलेक्शन से तो नहीं भाग सकते। इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो व्हेन कब होना चाहिए? आपकी तो प्रेफरेंस थी कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। मैं समझता हूं कि रूल्स ऑफ द गेम तैयार कर लें और इलेक्शन करवा लें। देखें जी, इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड। आइन भी एक चीज है, आइन को हम कहते हैं मुकद्दस, और हम कहते हैं कि आइन को बिल्कुल ना तोड़ा जाए। तो आइन में भी कंसिडरेशंस हैं। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी पोस्टपोन हुए, और अभी सूबाई इलेक्शन का भी पता नहीं चल रहा क्या होंगे। मुझे तो तलत साहब वो वक्त याद आ गया जब मैं मुस्लिम का एडिटर होता था जनरल ज़िया के जमाने में, उन्होंने मजाक से एक दफा कहा था, और वो बाकी बात भी सही साबित हुई कि इलेक्शंस उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज आएंगे। तो हम मुस्बत नताइज का इंतजार ना करें। आफ्टर ऑल एक बैलेट बॉक्स का भी तकद्दस है। माजी में जो गलतियां हुई सब तरफ से हुई, सब उसके विक्टिम्स भी हुए, सब ने उसके हिस्सा भी लिया। तो अब एक वक्त आ गया कि लेट्स मेक अ न्यू बिगिनिंग। 2022 हमने बिल्कुल जाया किया सारा साल, ये सियासी चपकलिश में या कौन बनेगा चीफ उसी चक्कर में। और अब 2023 में इश्यूज आपके सामने फेस कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड। और ये स्टेलमेट, ये स्टेटस को इस तरह नहीं चल सकता, और लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे। फिर तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, आज शुरू हो जाएंगे। आज का ज़ियाउल हक कौन है जो इलेक्शन उस वक्त चाहता है जब नताइज मुस्बत आ पाए? आज का कौन है ज़ियाउल हक? मेरे ख्याल में ये सोच है,
इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल। एक सोच है कि किसी तरीके से इलेक्शंस ऐसे हों जिसमें फलाना बंदा हारे या फलाना बंदा जीते। मेरे ख्याल में ये सोच रही है, बट दिस इज द ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला। एक जमाने में ब्लॉक करने की कोशिश की गई बेनजीर भुट्टो को, आपको 11 साल ज़ियाउल्लाह की हुकूमत रही। इलेक्शन जब आए 88 में, शी वन द इलेक्शंस। फिर उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की मियां साहब को, वो आ गए। फिर आपने ब्लॉक किसी और को करना है तो वो काम नहीं चलेगा। आई थिंक इसको पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है। 2023 का पाकिस्तान लोग अवेयर हैं, लोग बोल रहे हैं, पंजाबी में जैसे चाके ले गए ने, तो जी लोग आर स्पीकिंग विदाउट फियर और ओपनली बात कर रहे हैं। तो इधर कोई होली काउज नहीं रहे इस वक्त लोगों के जहन में, कम से कम सोसाइटी में जान है, वाइब्रेंट है। तो वी हैव टू लिसन टू द पीपल ऑल्सो। और लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे तलत साहब। इशू ये है, या तो बिजनेस एज यूजुअल आप चलाएं कि बड़ा अच्छा है जी, चलता रहे, जैसे कई सालों में इजिप्ट में चल रहा था डिक्टेटरशिप या दूसरे मुल्क। पाकिस्तान के मसाइल हल होने हैं, और हल कौन करेंगे? सियासी क़यादत। और वो अर्जेंट इश्यूज हैं, ये इंतजार नहीं कर सकते। तो हम इंतजार करेंगे फॉर एन एक्सप्लोजन या किसी और कोई हादसे के लिए? वाई डोंट वी टेक द डिसीजंस आवरसेल्फ, जब हमारे पास मौका है दोनों साइड को, और उसमें लचक भी दिखानी पड़ेगी और उसमें बड़ा दिल भी करना पड़ेगा, और थोड़ी विजन अपनी सियासी वाबस्तगियों, ग्रोही और पर्सनल मफादात से बालातर होके। और कल की जब स्पीच हुई थी तो आपने ये तमाम बातें, मुशाहिद साहब, ये तमाम बातें आपने अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बताई? मैंने तो कल बता दी थी पार्लियामेंट के जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए बता रहे हैं। लोग सब आपके प्रोग्राम देखते हैं, यू आर अ पॉपुलर एंकर माशाल्लाह। नहीं, आपकी पहुंच है ना, तो आप बराह रास्त जाती तौर पर बताएं ना, वो जाती तौर पर ज्यादा आपकी बात सुनते हैं। I'll send him a love letter with these details. He's a good reader. तो मैं भेज दूंगा वैसे इन राइटिंग ऑल्सो। लेकिन क्वेश्चन है कि ये तो कोई नो ब्रेनर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि ये फैक्ट्स हैं। ये सिर्फ मैं नहीं बात कर रहा, मेरे बाद असद जुनेजो साहब ने बात की, शायद खाकान साहब अपने लेवल पर बात कर रहे हैं, और दुनिया और पाकिस्तान के अवाम बात कर रहे हैं। जी हम कहते हैं हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो कुछ नुमाइंदगी करें, कुछ तर्जमानी करें, कुछ उनके एहसासात और जज्बात की अक्कासी तो करें ना। तो अगर सरकारी सच ही सिर्फ बोलना है और हमने सिर्फ यस सर कहना है या जी हुजूरी करनी है, उससे अब इश्यूज बहुत आगे बढ़ गए हैं। और ये सीरियस, मेरे ख्याल में तलत साहब, दिस इज द मोस्ट सीरियस क्राइसिस फेसिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान सिंस 71। मेरी जो होश है उसमें इतना सीरियस क्राइसिस नहीं हुआ है कि सारे इकट्ठे हो गए हैं क्राइसिस। सियासत भी, इक़्तिसादियात भी, दहशतगर्दी भी, और तो इस हवाले से दे डिमांड सॉल्यूशंस। एंड हम हाथ पे हाथ डाल के या पसीने छोड़े करें, हम फैसला करें ठक 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 हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो आप ये फरमा रहे हैं कि एक सेनेटर को ये तमाम चीज़ों का पता है, लेकिन वो तमाम लोग जो हल्कों से इलेक्शन लड़के आए हैं और जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, और 7-8 जमातें बैठी हैं इस PDM की हुकूमत में, वो इन एहसास से आ रही हैं या उनके पास कुव्वत फैसला नहीं है? क्या मसला कहाँ पर है मुशाहिद साहब? मसला ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में, मुझे बड़ी अच्छी बात की पेशावर में एक बंदे ने, कहते हैं आप हमें कहते हैं हम कबाइल, वो वजीरिस्तान से था, वो कहते हैं आप हमें कहते हैं कबायली हैं हम। कहते हैं कबायली सोच तो इस्लामाबाद में है, पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म, कि वो भी हम ट्राइब्स बना लिए, चाहे हमारी पार्टीज हैं या इदारे हैं, वी एक्ट इन अ ट्राइबल मैनर। सोच होती है ना जी, ये सोच यही है कि जी मैं अपना प्रोटेक्ट करूं, अपना डिफेंड करूं और दूसरे को नीचे दिखाऊं, दूसरे को खत्म करूं। यू कैन नॉट डू दैट। ये जीरो गेम सम नहीं हो, जीरो सम गेम पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। इट हैज टू बी, समथिंग हैज टू गिव। और आपके सामने मसाइल हो रहे हैं, दहशतगर्दी का इशू है, खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या नेक्टा को एक्टिवेट किया है? क्या काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी बनाई है? व्हाई डोंट वी कॉल अ कॉन्फ्रेंस, हर पार्टी उसको उसमें शामिल करें। फिर इकोनॉमी का इशू है, वो भी खैर कोशिश हो रही है हल करने की, लेकिन वो भी अभी चल रहा है। फिर पॉलिटिकल, लेकिन मुशाहिद साहब आपको पता है इमरान खान ने साथ नहीं बैठना आपके ना, या किसी भी हुकूमत के, उनका बड़ा वाजे है। इलेक्शन रिफॉर्म पर वो नहीं बैठेंगे आपके साथ, टेररिज्म पर वो आपके साथ नहीं बैठेंगे, बंदे बैठ जाएंगे जी। आपने अलवी साहब का जिक्र किया, अलवी साहब के जरिए जब पैगाम भिजवाया गया कि असेंबलियां डिसॉल्व ना करो, तो इमरान खान साहब ने पिंडी के पैगाम को लिफ्ट ही नहीं कराई और असेंबलियां ने डिसॉल्व कर दी। तो आपको 2 फ्रीक चाहिए ना डायलॉग के लिए, कि अकेले ही कमरे में बैठ के डायलॉग करते रहे? देखिए जी, बात यह है कि आफ्टर ऑल हमारे लोग भी बैठे थे इमरान खान की पार्टी के साथ, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल कोई बैठे, सब बैठने को। आफ्टर ऑल उन्होंने भी डील्स की हैं, 14 लेजिस्लेशन पास हुई फाटेफ पर, जितनी पोलराइजेशन थी
और मुझे याद है कि एक ज़माने था कि हम कहते थे गो लगारी गो 1993 में 94 में, फिर उसी के साथ हमारा तस्वीर भी हो गया। तो पॉलिटिक्स जो है इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और इमरान खान साहब भी ये एक कोई इशू पर कायम नहीं रहते, वो भी माशाल्लाह अपना नजरिया चेंज होता रहता है वक्त ज़रूरत के मुताबिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। और जब वो रियलिटी देखेंगे कि ये रियलिटी है या मुतबादल ये है कि उनके लिए भी डैमेजिंग है, पाकिस्तान के लिए भी है, तो मेरा ख्याल ही विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और वो खुद ना बैठे तो उनके बंदे बैठ सकते हैं, बातचीत होती, एटलीस्ट द प्रोसेस शुड स्टार्ट। वरना ये स्टेलमेट, ये डेडलॉक, ये स्टेटस को नहीं चल सकता तलत साहब। और क्योंकि इश्यूज जो हैं दे डिमांड सॉल्यूशंस एंड दे डिमांड डिसीजंस, और वो डिसीजंस अभी तक नहीं आ रहे। तो एटलीस्ट पार्लियामेंट में कोई, आपकी पार्टी का फियर ये है कि अगर आज इंतखाबात होते हैं, तो आपकी पार्टी का फियर ये है कि मुशाहिद साहब अगर आज इंतखाबात होते हैं, जल्दी इंतखाबात होते हैं, तो इमरान खान मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जीत जाएंगे और दोबारा से वो ताकत में आ जाएंगे। और ये फियर आपकी पार्टी का नहीं है, ये फियर इस्टेब्लिशमेंट का भी है, और इमरान खान इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा पत्थर बरसाते हैं हुकूमतों की निस्बत। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तमाम मुज़ाकरे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे खड़ी होगी जिसके ऊपर इमरान खान रोज़ाना हमले करते हैं? देखिए तलत साहब, खौफ की बुनियाद पर फैसले नहीं होते। रोजवेल्ट ने कहा था देयर इज नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ। अगर यही है ऑल माइटी एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, कहते हैं इतने स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट है, उनको अगर खौफ है या आप बकौल आपके या किसी और को खौफ है, तो फिर अगर कोई सियासतदान इलेक्शन से भागता है देन दे आर नॉट वर्थ देयर सॉल्ट टू बी इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है, और इसमें कोई इतना इनविंसिबल कोई ऑलमाइटी बना लिया हमने इलेक्शंस में आए और रूल्स ऑफ द गेम पहले सेटल करें, ताकि जो इलेक्शंस हों उसके नताइज कबूल भी हों। एक साइड ने जीतना है, एक साइड ने हारना है, या ग्रैंड कोalition होनी भी है, हो सकता है ग्रैंड कोalition बन जाए विच में बी गुड फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन। लेकिन ये जो है कि ये खौफ की बुनियाद पर, फिर खौफ की बुनियाद पर आप फैसले गलत करेंगे। खौफ की बुनियाद पर ट्राइड टेस्टेड वो फार्मूला होगा, किसी को रोको किसी को आगे लेके आओ, वो चलने वाला फार्मूला नहीं है। देन अगेन वो उसकी कैजुअलिटी पूरा सिस्टम हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अगर आपने जिक्र किया, आपने अपने उस बयान में जिक्र किया था, आपने क्या कहा था, वो जर्नैल आइंदा खान आ सकता है, वो आपका एक मशहूर जुमला है, आप पहले भी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये वाकईतन आपका जेन्युइन फेयर है, या आपने रेटोरिकली क्या कहा था कि अगर ये ना हुआ तो वाकईतन आइंदा खान का अगर मौजूदा नाम हो तो जनरल आसिम मुनीर होंगे, वो टेक ओवर कर सकते? मेरा है कि मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, और पाकिस्तान की तारीख का क्या लेसन है। 1993 में जब स्टेलमेट हुआ, बिल्कुल डेडलाइन हो गया, तो देयर वाज अ सॉफ्ट कू। मियां साहब को भी फारग किया, गुलाम इसाक को, सबको फारग कर दिया। 99 में जब वो पोलराइजेशन पीक पे पहुंची पीपीपी और पीएमएलएन की, उसका रिजल्ट आपके सामने हो गया। तो मेरे ख्याल में हमारे सामने है, ये पुरानी गलतियां ना दोहराएं, गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें, बिकॉज नताइज फिर वही होंगे। ये स्टेल में ये डेडलॉक परसिस्ट नहीं कर सकता, ये अननेचुरल है। क्योंकि पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान एक साउथ पैसिफिक की स्टेट होता जैसे नारू है या फीजी है, या गल्फ की रिपब्लिक कोई स्टेट होता जिसमें 20-20 साल 30 साल की आदत रहती है, कोई चेंज नहीं आता, बड़े सुकून से सब काम करते हैं, वो तेल का पैसा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू गवर्न, उनके अपने इश्यूज हैं और लोग डिमांड करते हैं इशू प्रॉब्लम। अब ये लोग जो है, लेकिन बसद एहतराम मुशाहिद साहब, बसद एहतराम जो इस वक्त स्टेलमेट है वो पुराने स्टेलमेट से इस तरह मुख्तलिफ है कि पुराने स्टेलमेट सियासी जमातों के दरमियान थे, अब का स्टेलमेट इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। नहीं, आपका स्टेटमेंट इमरान खान और पीडीएम के साथ भी है, अगर वो अग्री कर दें ऑन द रूल्स ऑफ द गेम। लेकिन बड़ा स्टेलमेट तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना, क्या कर सकेगी? बड़ा अब आपने खुद ही कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जब कहती है तो पीडीएम उस तरफ चली जाती है। मौलाना फजलुर रहमान अपना मार्च जो है वो कैंसिल कर देते हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है, फैटफ के लॉ पास हो जाते हैं, तो पीडीएम इतनी तगड़ी भी नहीं है। रियल स्टेलमेट इज विद द एस्टेब्लिशमेंट। नो, आई थिंक द रियल स्टेटमेंट, अगर पॉलिटिकल फोर्सेस फैसला कर लें कि जी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाना है, हमने रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, क्या एस्टेब्लिशमेंट कौन रुकावट डालेगा? मुझे बताएं। अगर आप मिल बैठे कि कह दें जनाब ठक 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 इलेक्शंस इस डेट को होंगे, रूल्स ऑफ द गेम ये होने चाहिए, हु विल स्टॉप यू? विल जीएचक्यू और विल जुडिशरी स्टॉप यू? नॉट एट ऑल।
आप में अगर हिम्मत हो, जान हो, विजन हो, बड़ा दिल हो, आप बड़े फैसले करने की कुव्वत हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। पाकिस्तान के फैसले, हिस्ट्री में सबसे बड़ा फैसला नेशनल सिक्योरिटी का कौन सा था? टू मेक द न्यूक्लियर बॉम्ब। भुट्टो साहब ने शुरू किया, मियां साहब ने मुकम्मल किया। कोई एस्टेब्लिशमेंट ने रुकावट नहीं डाली और कोई एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर नहीं डाला था। आई वाज दैन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। आप में हिम्मत तो होना। एपीएस का जब फैसला हुआ नेशनल इलेक्शन प्लान का, किसने फैसला किया था? इट वाज द प्राइम मिनिस्टर, इट वाज द सिविलियन गवर्नमेंट। उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, जो 17 दिसंबर को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पेशावर में 2014 में। तो ये अगर आपकी हिस्ट्री में हमने बड़े बड़े फैसले किए हैं सियासतदानों ने खुद बैठ के, बट दे हैव टू राइज टू द ओकेजन। लेकिन अगर हम इफ यू बिहेव लाइक जस्ट पिग्मीज एंड रनिंग अराउंड स्केयर्ड और खौफजदा, तो फिर उनको खुद भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा और अवाम का इत्मीनान उनसे उठ जाएगा। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। बिल्कुल। आखिर में आप मास्टर हैं 20 सेकंड बाइट्स देने के। मेरे पास 20 सेकंड ही रह गए हैं। क्या आप पीएमएलएन छोड़ के इमरान खान को ज्वाइन कर रहे हैं? कोई नई पार्टी बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? Not at all, not at all, not at all. I have just spoken the truth. ये भी अजीब बात है, आप लोग जब कहते हैं, अब लोग बोलते नहीं, आप कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस डेड हैं, और जब हम बोलते हैं इश्यूज की बात करते हैं आप फिर उसमें इंप्यूट करते हैं मोटिव्स। नॉट एट ऑल। आप जहां बैठे हैं उधर बैठ के सच तो बोले, मुल्क की बात करें। फॉर मी पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, देन द पार्टी, देन एनीथिंग। अब पाकिस्तान है तो पार्टी फ्लरिश करेगी ना। तो अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठ के हम सही बात ना करें, सच ना बोलें, तो फिर वी शुड सिट एट होम एंड ट्विडल आवर थम्स। आई हैव टू लीव इट देयर मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने। आए नाज़रीन, अब चलते हैं सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब के पास, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक चेयरमैन सेनेट हैं। बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जो डिबेट अभी तक चल रही है सेनेट के अंदर और उसके गिर्द घूमती हुई डिबेट मीडिया में, उससे पता ही चलता है कि शायद पाकिस्तान की जमहूरियत या तो गैर मुअस्सर हो चुकी है, या मुशाहिद हुसैन साहब के अल्फाज में लूली लंगड़ी हो चुकी है, या फिर यह है कि ये शदीद ख़तरे में है। आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा कि तीनों में से क्या सिनारियो है, और अगर इससे कोई चौथा भी सिनारियो बनता है वो भी बताइएगा। शुक्रिया तलत कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आज मदऊ किया। देखें, आपने तो प्रेजेंट टेंस में बात की है, मैं पास्ट टेंस में बात करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो एक हाइब्रिड जमहूरियत है, और असल मानों में जमहूरियत अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आई ही नहीं है। और बिलखुसूस चाहे सियासी जमातें हों या पाकिस्तान की रियासत हो, उनका टारगेट जो हमेशा रहा है वो पार्लियामान रहा है कि पार्लियामान को बेतौकीर किया जाए, पार्लियामान को रिडंडेंट किया जाए। और आज तो ऐसी सूरत हाल है, बल्कि ये सूरत हाल पीटीआई की गवर्नमेंट से शुरू हुई थी, लेकिन आज भी वही सूरत हाल है कि पहले तो हम पार्लियामेंट को एक डिबेटिंग हाउस कहा करते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि यू कांट इवन कॉल इट अ डिबेटिंग हाउस, क्योंकि जो लेवल ऑफ डिबेट वो क्यों नहीं कहते? अब डिबेट तो होती है ना रब्बानी साहब, व्हाई कांट यू कॉल इट अ डिबेटिंग हाउस? मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप बिलखुसूस सेनेट को देखें तो सेनेट का एक डिबेट का मेयार अपना हुआ करता था, और वहाँ पे कॉन्क्रीट सॉलिड इश्यूज़ जो हैं वो डिबेट किया जाता था। लेकिन आजकल जो सूरत हाल सेनेट की है, वहाँ पे इश्यूज़ के बजाय शोर शराबा और गालम गलोच, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इट इज़ नॉट एन ओवर राइडिंग और प्रेडोमिनेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट जो अब बन चुका है। कौमी असम्बली की डिबेट को आप कैसे मेजर करेंगे? कौमी असम्बली की डिबेट भी सेनेट की डिबेट से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, गो कि अब वहाँ पे थोड़ा सा काम इसलिए आपको नज़र आता है कि क्योंकि अफेक्टिव ऑपोजिशन जो पीटीआई की थी वो अब वहाँ पे मौजूद नहीं है, और राजा रियाज साहब और दीगर मेंबरान ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो एक
अपने लिहाज से कोशिश करते हैं कि एक मुस्बत किरदार अदा करें, लेकिन फ़र्क हिस्टोरिकली अगर आप देखें, एंड यू हैव बीन अ वेरी कीन फॉलोअर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप देखेंगे हिस्टोरिकली सेनेट की लेवल ऑफ डिबेट जो है वो हमेशा बेहतर रही है। तो आप इस निज़ाम को, जिसके अंदर अब 2 असम्बलियाँ भी मौजूद नहीं हैं और जिसके मरकज़ की लोअर हाउस में से अपोजिशन गायब हो गई है और जिसके अपर हाउस की डिबेट से आप जैसा सीजन पॉलिटिशियन जो है, जिसने हमेशा जमहूरियत की बात की है, इंतहाई गैर मुतमईन है, तो आप इस मौजूदा निज़ाम को जो PDM की हुकूमत चला रही है उसको 10 में से कितने नंबर देंगे? 1 ये, और उसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? फिर ये क्या है? देखें, ये है तो जमहूरी निज़ाम, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो जमहूरियत के ज़रिए से आई थी। PDM की जो हुकूमत है या कोalition गवर्नमेंट जो है वो ऊपर से या टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं थी। वो एक पार्लियामेंट्री टूल के ज़रिए से, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, उसके ज़रिए से मार्ज़ वजूद में आई। अब ये एक अलग सवाल है कि आया मार्ज़ वजूद में आने के बाद या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने के बाद क्या ये बेहतर होता कि उसी वक्त इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस कॉल कर लिए जाते, या ये बेहतर है कि अब असेंबलीज अपना पूरा टेन्योर करें? बेटर विजडम, आपका व्यू क्या है? प्रिवेल्ड। आपका व्यू क्या है ऑन दिस? मेरा व्यू ये है कि इट वुड हैव बिन बेटर अगर मिड टर्म इलेक्शंस हो जाते, क्योंकि जो तमाम का तमाम इकोनॉमिक बैगेज था जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, उसके अपने मेंबरान जो थे वो अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ में जाने से ख़ाइफ थे, और जो बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स उस वक्त आ रहे थे उसमें PDM की जमातें और पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाबी उन बाई इलेक्शंस में हासिल कर रही थी। तो दैट वाज परहैप्स एन ऑपर्चून मोमेंट। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ कर रहा था कि आई वाज नॉट और आई एम नॉट प्रिवी टू all the facts that were before the leadership at that time। और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी है, तो ये भी एक जमहूरी फैसला है। असेंबली मार्ज़ वजूद में है, इलेक्शंस गो के कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन बहरहाल इलेक्शंस हुए और असेंबली अपनी टर्म जो है वो मुकम्मल करे और उसके साथ इलेक्शंस जो हैं वो हों। जहाँ तक आपका सवाल है कि ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो आई वुड पुट इट एट समवेयर अराउंड 3.5 to 4। 3.5 to 4, ये तो बहुत मुश्किल पास होता है। हाँ, बस समझें कि यही सूरत हाल है मेरे नुक्ते नज़र से। और एक ऐसे वक्त में रज़ा साहब, जब आपसे बेहतर कौन जानेगा, पाकिस्तान बदतरीन हालात में से गुजर रहा है, जिसके अंदर मुआशी मजबूरियाँ भी हैं, जिसके अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी भी है, जिसके अंदर लूली लंगड़ी असम्बलियाँ हैं, जिसके अंदर हाइब्रिड निज़ाम का हैंगओवर है और लोगों की एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन है। KP के अंदर जब पुलिस वाले एहतजाज करने लग जाएं, जिन लोगों को लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर वो ये कहने लग जाएं कि हमें तफ्तीश करके बताएं कि किसने ये काम किया है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्या जल्दी इंतखाबात इस भंवर में से निकालने का एक ज़रिया हो सकते हैं? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये जो मंत्रा है कि इमीडिएट इलेक्शंस जो हैं वो मुल्क को मसाइल से निकाल देंगे। इमीडिएट इलेक्शंस जो हैं उसके अपने असरात हैं और उसके अपने डायनामिक्स हैं। पहली तो बात ये है कि अगर इलेक्शंस बग़ैर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के होते हैं और इलेक्शंस बग़ैर किसी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी पॉलिटिकल फोर्सेस करवाए जाते हैं,
तो व्हाट इज़ द गारंटी कि कल को जो जमात जीतेगी और जो जमातें हारेंगी या जो जमात हारेगी वो इन इलेक्शंस को मुतनाज़े करार नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो केयर टेकर सेटअप्स हैं उनको जो है वो मुतनाज़े बना दिया गया है, जो इलेक्शन कमीशन है उसको मुतनाज़े बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे तो लाजमी तौर है ये कहा जाएगा कि जी ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, ये इलेक्शन कमीशन ने किया, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो वो एक इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी जो है वो एक कंटिन्यूइंग फैक्टर जो है वो रहेगी। जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें बिलखसूस टेररिज्म का जो नया अंसर सामने आया है वो एक निहायत ही ख़तरनाक अंसर है, और इस अंसर को हम अगर तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो जो इससे पहले भी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें दो जमातों को जो है वो बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को टेररिस्ट ने टारगेट किया था। और अभी भी हाल ही में आपको याद होगा कि TTP का जो बयान आया उसमें इन दोनों जमातों को एक बार फिर जो है वो बाय नेम कहा गया है। तो लिहाजा जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें क्या सूरत हाल बनेगी, उसमें किस तरह फ्री और फेयर कैंपेन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मद्देनज़र हमें रखने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक नेशनल डायलॉग जो है बिटवीन स्टेक होल्डर्स नहीं होता उस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आप चाहे इलेक्शंस करवाएं चाहे इलेक्शंस ना करवाएं नहीं आएगी। और बेयर मिनिमम के ऊपर we are not looking for the sky, bare minimum के ऊपर, for example constitution के issue के ऊपर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर यानी हर अदारा अपनी दायरे कार में रहते हुए अपना काम करेगा, सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर, पाकिस्तान एक वफाक है फेडरलिज्म के ऊपर, और लास्टली अगर मैं बिल्कुल आखिर में अगर मैं बिल्कुल आखिर में आपसे एक तरजीहाती सवाल पूछ लूं, डायलॉग पहले इलेक्शन बाद में या इलेक्शन पहले डायलॉग बाद में, विच वन विल यू पिक? I would pick dialogue first, but that does not mean कि मैं किसी भी सूरत में elections की delay की बात कर रहा हूँ। elections जो scheduled हैं according to the constitution at the conclusion of the term वो टाइम पे होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अभी वक्त काफ़ी मौजूद है। इसके अंदर अगर पार्लियामान लीड ले और बिलखसूस सेनेट लीड ले तो ये डायलॉग जो है विद इन पार्लियामेंट हो सकता है उन तमाम जमातों के साथ जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं इमरान खान की मुबैना बेटी के छुपाने का मामला। कोर्ट के अंदर आज उनकी तरफ से जवाब दाखिल करवाया गया, उसका ज़रा हम जल्दी से तजिया कर लेते हैं। मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद है। मती, बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि जब पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि मैं ज़रा देखूंगा कि उनका जवाब क्या आता है, कि जवाब में कोई हैरानी वाला उनसर तो नहीं था। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि पहले दिन से ही एडवोकेट सलमान राजा ये कह रहे थे कि ये फोरम नहीं है, और बाहर उन्होंने मीडिया से जो मुख्तसर बात की थी वो भी यही था कि जुरिस्डिक्शन नहीं है इस कोर्ट की और ये कोर्ट सुन नहीं सकती, और ये मैटर जो है किसी और अब ये नहीं उन्होंने बताया कि कौन सा फोरम, मगर आज के जवाब से यही लगता है। दूसरा, जज साहब पे भी उन्होंने एतराज़ कर दिया, और जज साहब पे एतराज़ करने का मकसद यही होता है कि कम से कम ये जज ना सुने, और उनकी वजह ये बताई गई कि वो पहले भी इनकार कर चुके हैं। अब ये जज नहीं सुनता, अपने आप को विड्रॉ कर लेता, फिर ज़ाहिर बेंच नया बनाना पड़ेगा आपको। क्या हो सकता है ये रिक्यूज़ करें, किसी और जज के पास भी भेज दें, मगर जब तक कोई वैलिड रीज़न ना हो
तो जज रिक्यूज़ नहीं करते। नहीं कि आपने पॉइंट रेज कर दिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हो गया। ये राइट और ये इख्तियार और ये फैसला जज का होता है कि उसने रिक्यूज़ करना है या नहीं। और पहले भी अगर किसी वजह से इन जज साहब ने नहीं सुना था तो आई डोंट नो, मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो रिक्यूज़ल था या वो क्या था। हो सकता है उनका होगा कि मेरे सामने ना लगाएं, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रीज़न भी हो सकता है, वो नहीं सुनना चाह रहे इस केस को, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन एज लॉन्ग एज हमें ये मालूम नहीं कि किस वजह से पहले नहीं सुना, इस वजह हम ये नहीं कह सकते कि अब भी। बुनियादी एतराज़ पे यही हुआ कि आपकी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है। और ये भी तो उन्होंने बताया कि इमरान खान चूँकि अब मेंबर नहीं है कौमी असम्बली के, और इस वजह से उनके ऊपर ये शिकें लागू नहीं होती। देखिए बिल्कुल ये बात लीगली तो उनका एक पॉइंट बनता है कि वो इस वक्त अगर मेंबर नहीं हैं तो क्या 62(1) उन पे इतलाक होता है या नहीं। मगर फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उस वक्त भी वो मेंबर तो नहीं थे, मगर कागजात नामजदगी में जब आप एक हल्फिया बयान देते हैं और उसमें कोई गलत बयानी करते हैं तो वो जुर्म तो एक अलग से है। उसके लिए ये इंतखाबात भी तो कंटेस्ट किए और अभी कह भी रहे, सो ही इज एन एस्पिरेंट बेसिकली। और अगर दोबारा भी वो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं और जिक्र नहीं करते अपनी इस मुबैना बेटी का तो फिर दोबारा भी एतराज़ हो सकता है। तो किसी न किसी फोरम पे तो इस बात का फैसला होके ही रहना है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो वापस इलेक्शन कमीशन भेज दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं तो इसका जवाब ज़रूर देना है, चाहे उनको प्रेस के सामने क्यों ना देना पड़े। इसमें बचत नहीं है इमरान खान की कि वो ये कह दें कि चूंकि मैं असम्बली का मेंबर नहीं हूँ लिहाजा मुझ पर लागू नहीं होता। पार्टी हेड भी तो है, वो पब्लिक ऑफिस के ज़ुमरे में आता नहीं। लेकिन पार्टी हेड हैं, वो पार्टी को हेड कर रहे हैं, तो इसके बहुत से पहलू हैं, अखलाकी पहलू भी हैं, कानूनी पहलू भी है और आइनी पहलू भी है। ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती कि वो ये सवाल ही रेज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ख़ुद उन्होंने सियासी तौर पे एक उन्होंने बेंचमार्क ऐसा क्रिएट कर रखा है सियासतदानों का, अखलाकियात का मयार हो चाहे ईमानदारी का मयार हो, तो मेरे ख्याल में उस बेंचमार्क और उस मयार पे उनको ख़ुद भी पूरा उतरना पड़ेगा, चाहे ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनको जवाब क्यों ना देना पड़े। ये नहीं हो सकता कि वो अदालत को कहीं आप सुन नहीं सकते, सहाफ़ियों को कहीं आप पूछ नहीं सकते। बड़ा जहानत से ड्राफ्ट किया गया, मैं जब देख रहा था एक मरतबा टिरियन वाइट का नाम नहीं आया बीच में। जी ऑब्वियसली वो तो इशू कहते रहे, मैटर ऑफ इंटरेस्ट कहते रहे, पुराने हवाले देते रहे, लेकिन टिरियन वाइट का नाम नहीं दिया बीच में। मेरे ख्याल में उनको कहीं ना कहीं तो नाम आएगा ही, और अब देखना ये है कि अदालत क्या फ़ैसला करती है, क्या इनके जवाब से वो मुतमईन होती है या नहीं, और फिर इलेक्शन कमीशन इसमें क्या राय देता है। और फिर जो पटिशनर है जो शहरी है मोहम्मद साजिद, उसके जो वकला हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं बैरिस्टर हसनैन हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल हैं सलमान भट्ट साहब, अभी उन्होंने भी दलाइल देने हैं, और देखना यह है कि वो इस जवाब के ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। मेरे ख्याल में एक पॉलिटिशियन को उसने अगर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, गलत बयानी की है, चाहे वो मुंतखब होता है या नहीं, अगर वो सादिक और अमीन नहीं है या है तो ये नहीं हो सकता कि वो MNA होकर ही सादिक और अमीन होगा या नहीं होगा। कानूनी जोर पूरा लगाया हुआ, टीम बड़ी हैवी हिटर्स वाली टीम रखी। जी बिल्कुल, इस पे प्रेशर तो है काफ़ी, गो के ऑफिशियली कोई इसको पैट्रनाइज नहीं कर रहा, मगर ऑब्वियसली जो हुक्मरान जमात है इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है, और हुक्मरान जमात के कुछ MNAs भी वहाँ पे और पॉलिटिशियन भी मौजूद होते हैं इस केस की समाअत के दौरान। लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं एक जवाब में, आप मुकम्मल तौर पर इसको डक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपने कहा इसका जवाब देना पड़ेगा। आप जी बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब ने अखलाकियात का मयार इतना बुलंद रखा है सियासत के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से, कि आप ख़ुद उनको इस मयार पे ज़रूर पूरा उतरना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अगर वो अदालत के सामने इस बात का जवाब नहीं भी देना चाहते तो फिर उनको पब्लिकली कोई बयान जारी करना चाहिए, हाँ या ना का जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो उनका पीछा करेगा, चाहे वो अदालतों में हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे वो सियासी मुखालफिन के जलसों में हो, इस सवाल का जवाब तो उनको ज़रूर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं देते और एक बार फिर अगर वो इलेक्ट हो भी जाते हैं तो तब भी उनके लिए बहुत सी कानूनी और अखलाकी और सियासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जैसे वो कहते हैं यू कैन रन बट यू कांट हाइड। एग्जैक्टली, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने हल्फिया बयानात भी जमा करा रखे हैं, उनके दस्तखतों से अमरीकी अदालतों में हल्फिया बयान जमा हुए हैं, और फिर जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि अब जमामा खान का भी एक हल्फिया बयान सामने आ गया है कि उन्होंने ये कहा है, दोनों ने कहा कि उन्हें एतराज़ नहीं है अगर इसकी गार्डियनशिप जो है वो टिरियन वाइट की जो खाला हैं उनके हवाले किया जाए। तो ये हल्फिया बयानात और डॉक्यूमेंट्स, और अब की बार जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो अथेंटिक हैं, अटेस्टेड हैं, बाहर की अमरीकी अदालत के तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात हैं। ये नई बात है, पहले जो इस मामले में केस दायर होते रहे वो कभी खारिज हुए या नहीं सुने किसी ने, तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक ये मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात दस्तियाब नहीं थी। स्टे विद अस, हम ट्रेंड्स में नाज़रीन जा रहे हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड्स क्या हैं।
नाज़रीन, पेशावर अटैक पाकिस्तान में अभी भी ट्रेंड कर रहा है और करना भी चाहिए। इसमें बहरहाल जो डिबेट चल रही है उसमें आपको 3 किस्म की डिवीजन्स नज़र आती हैं। एक तरफ रियासत के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, हुकूमत पर एतराज़ किया जा रहा है, लोग गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी भी ट्रेंड कर रहे हैं, विकीपीडिया ट्रेंड कर रहा है, 60,000 के करीब इस पर ट्वीट हो चुके हैं, क्योंकि पीटीआई ने तौहीन आमेज़ मवाद ब्लॉक ना करने पर पाकिस्तान भर में विकीपीडिया की सर्विसेज को 48 घंटों के लिए डिग्रेड कर दिया। तो इसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं और ट्रेंड चल रहा है। ट्वीट्स में मैंने सलीम साफ़ी का ट्वीट रखा है, जिसमें उन्होंने पेशावर के अंदर पुलिस वालों के एहतजाज के ऊपर ट्वीट किया है कि इमरान खान और महमूद खान के मुंह पर कुर्बानी देने वाली पुलिस का तमांचा, ढंढोरा पीटा जा रहा था कि हमने पुलिस को बाइख्तियार बना दिया। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा करने वाले पुलिस की ज़ुबानी सुने कि इमरान खान और महमूद खान ने कितना इख्तियार दिया, जबकि उनके दौर में 4000 VIP सिक्योरिटी पर मामूर थे। उसी एहतजाज में से और ट्वीट्स भी निकले हैं, जिसके अंदर पुलिस वाले जो दूसरी बातें कर रहे हैं उसके ऊपर भी ट्वीट्स किए जा रहे हैं। PTI लाहौर की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया था कि ज़मान पार्क के अंदर आधी रात को दिन का समा हो गया और वहाँ पे रक्स वगैरह का समा बनाया गया, वो अब ट्वीट डिलीट कर दिया है उनकी पार्टी ऑफिस की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम खबर है, उनको एहसास हो गया होगा कि इस पर बैकलैश कितना आ रहा है, लेकिन अपने ही ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपनी सियासी तरजीहात डॉक्यूमेंट तो कर दी।